कंपटीशन हब। शिवा कंपटीशन हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कंपटीशन से संबंधित शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हमारी टीम सतत प्रयासरत है। सरकारी नौकरी में भर्ती प्रतियोगिता को आसान बनाने के लिए तथा मंडल के बच्चों को अधिक से अधिक सेलेक्ट कराने के लिए शिवा कंपटीशन हब सदैव तत्पर है। हमारे यहाँ पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपर टेट, पीईटी, यूपीपी, एसएससी जीडी, एसआई तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए हमारे यहाँ 400 सीटों की एसी लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 72 33 85 1000 और 72 34 86 2000। पता है अदम गोंडवी मैदान के सामने मान्यवर शोरूम के बगल कचहरी रोड, गोंडा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। शिवा कंपटीशन हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम लोग ज्योग्राफी को कंटिन्यू करते हैं और इसे पढ़ते हैं। जैसे हम लोगों ने जो पहला टॉपिक स्टार्ट किया था दैट इज एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर को ही हम लोग पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर के बारे में बेसिक चीज़ें कि एटमॉस्फेयर कैसे बना है, ज्योग्राफी क्या है, और पृथ्वी के जो चारों तरफ एटमॉस्फेयर है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इस पूरी प्रक्रिया को हमने पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्या है? वो है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। क्या है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर? अर्थात वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन क्लियर है? आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल का संगठन। अब जैसे आपने ये देखा कि सपोज कर लो ये क्या है, ये पूरी पृथ्वी है, ये क्या है, ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ के चारों तरफ आपने क्या देखा? अर्थ के चारों तरफ है भाई एटमॉस्फेयर। क्या है? एटमॉस्फेयर है। और इसी एटमॉस्फेयर के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये एटमॉस्फेयर बना कैसे हुआ है, इसका संगठन कैसे हुआ है। और संगठन में हम देखेंगे कि इसके बनने में आप देखेंगे इसमें गैसेस हैं। क्या है? ठीक है, गैसेस हैं। इसमें क्या है? इसके चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है उसमें गैस मिलेंगी। इसमें आपको मिलेंगे धूल कण। क्या मिलेंगे? इसमें धूल कण मिलेंगे। और धूल कण के अलावा आप देखोगे इसमें आपको मिलेगा वाष्प। क्या मिलेगा? वाष्प। अर्थात हमारे चारों तरफ जो वायुमंडल दिखता है, ये वायुमंडल किससे मिलकर के बना है? ये वायुमंडल धूल कणों से मिलकर के बना है, वाष्प से मिलकर के बना है और गैसों से मिलकर के बना है। एक एक के बारे में हम बात करेंगे कि कितना अमाउंट किसका है और किस तरीके से है। जैसे सबसे पहले मैं बात कर लूं गैस की, किसकी बात कर लूं? गैसेस की बात कर लूं। ठीक है, सबसे पहले मैं गैस की बात करूंगा। और जब आप गैस की बात करेंगे तो आप देखोगे कि मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। इसमें आप पढ़ोगे नाइट्रोजन। क्या पढ़ोगे? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के अलावा आप इसमें पढ़ोगे ऑक्सीजन, जो सेकंड सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अलावा आप पढ़ोगे इसमें आर्गन। ठीक है, आप इसमें आर्गन पढ़ोगे जो कि एक अक्रिय गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो सबसे पहले अगर मैं नाइट्रोजन की बात कर लूं कि नाइट्रोजन की कितनी मात्रा पाई जाती है तो इसे हम देखेंगे। ठीक है, अब नाइट्रोजन की अगर आप बात करेंगे तो ये 78% जनरली लोग कहते हैं, लेकिन ये 78% ना होकर के 78.1% पाई जाती है। नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? 78.1% पाई जाती है। और वहीं अगर मैं बात करूंगा ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन लोग कहते हैं 21%। क्या कहते हैं? जनरली लोगों से पूछो कि ऑक्सीजन का कितना अमाउंट पाया जाता है एटमॉस्फेयर में, तो उनका एक प्रॉपर आंसर होता है कि 21%। लेकिन ऑक्सीजन 21% ना होकर के 20.9% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 20.9%। आप देखो कि एग्जाम्स में अगर आपको दो ऑप्शन मिल जाए, विकल्प अगर एग्जाम में आपको दो मिल जाए, एक विकल्प आपको मिल जाए 21% का ऑक्सीजन का और दूसरा विकल्प आपको मिल जाए, ठीक है, जो विकल्प बी मिले वो आपको मिल जाए 20.9% का, तो हमेशा आप क्या टिक कीजिएगा? हमेशा आप 20.9% टिक कीजिएगा। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में, जब कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो ऐसी परिस्थिति में 20.9% को करेक्ट माना जाता है। क्लियर है? कुछ एग्जाम्स हुए भी हैं जिनमें क्वेश्चन डिस्प्यूटेड हुआ है और 20.9% को करेक्ट माना गया है।
वही मैं अगर आर्गन की बात करता हूं तो आर्गन का अमाउंट आप देखोगे कि आर्गन का अमाउंट है 0.94%। कितना है? 0.94%। क्लियर है? ये एक अक्रिय गैस के रूप में कार्य करती है जो किसी भी गैस के साथ रिएक्ट नहीं करती है। आर्गन कैसी गैस है? एक अक्रिय गैस है, ये किसी अदर गैस के साथ रिएक्ट नहीं करती है। और अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रिस्पायरेशन में पार्टिसिपेट करती है, एज अ बाई प्रोडक्ट निकलती है जब हम श्वास को छोड़ते हैं, इसकी मात्रा जो है वो है 0.03%। कितनी मात्रा है? 0.03%। क्लियर है? अभी हम लोगों ने इन गैसेस की बात की, अब हम एक एक करके इन गैसेस को और भी क्लियर करेंगे। जैसे सपोज कर लो आप जरा देखें कि जब हम इनहेल करते हैं, जैसे ये जो हमने बात की, ये सिर्फ गैसेस हैं जिसको हम लोग ये वायु कहते हैं, और वायु में ये सारी गैसेस विद्यमान है। ये वायु में सारी गैसेस विद्यमान है। जब हम लोग श्वसन करते हैं, क्या करते हैं? जब हम लोग श्वसन करते हैं या रिस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है, तो आप देखोगे हम लोग इन सबको इनहेल करते हैं। ये जितनी गैसेस हैं इन सबको इनहेल करते हैं, तो किसका कितना अमाउंट बाहर आता है जरा हम ये देखेंगे। जैसे सपोज कर लो जब आप सांस लेंगे तो सांस लेते वक्त आप क्या करेंगे? आप इनहेल कितनी गैसेस को करते हैं? जैसे जो नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होगी? ठीक है, नाइट्रोजन 78.1% आप इनहेल करोगे। कितना इनहेल करोगे? 78.1%। अगर मैं बात करूंगा ऑक्सीजन की बात करूंगा तो ऑक्सीजन कितना आप इनहेल करोगे? 20.9% इनहेल करोगे। क्लियर है? अगर मैं बात करूंगा CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितनी होगी? तो ये जो CO2 है ये होगी 0.03%। कितनी होगी? 0.03%। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि जब हम सांस लेने के अलावा जब हम सांस छोड़ते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तब ये कितना परसेंट बाहर आती है। जैसे सपोज कर लो नाइट्रोजन 78.1% है, जितना जो हम लोगों ने इनहेल किया था। अब जब ये बाहर निकलेगी तो ये नाइट्रोजन कितनी हो जाएगी? 78.1% ना रह करके ये रहेगी 78%। कितनी नाइट्रोजन रहेगी? 78%। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूंगा तो ऑक्सीजन यूज हो जाएगी। आपको पता है जब ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल करते हैं तो ये हमारे अंदर का जो फूड है, जिस फूड को हम लोगों ने लिया हुआ है, डाइजेस्ट हुआ है, आप देखोगे उसके ऑक्सीडेशन में मदद करती है, जिससे आपको एनर्जी मिलती है। तो ये यूटिलाइज होगी और जो ऑक्सीजन बाहर निकलेगी आपकी सांस में वो होगी 16%। वो कितनी होगी? 16%। अब ध्यान से देखें, जैसे जनरली हम लोग क्या कहते हैं कि जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। अब 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। कितनी है? 0.03% है। अब ये जो बाहर निकलेगी एज अ बाई प्रोडक्ट, इसकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाएगी और आप देखोगे ये मात्रा होगी 3.4% की। कितनी होगी? 3.4% की। तो ये जो इस तरफ आपने लिखा, ये वो गैसेस हैं जो जब आप सांस छोड़ते हैं तब बाहर निकलती है, और ये वो गैसेस हैं जब आप इनहेल करते हैं, जब आप सांस लेते हैं तब ये गैसेस इनहेल करते हैं आप। क्लियर है? अब एक एक करके हम लोग नाइट्रोजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन की बात करेंगे, आर्गन की, कार्बन डाइऑक्साइड की। सबसे पहले तो हम देखेंगे वायुमंडल के संगठन में कि गैसेस कौन कौन सी गैसेस हैं, किस प्रकार हैं, किसकी कितनी मात्रा है, किसका क्या यूज है। देन हम लोग बात करेंगे धूल के कण की, और लास्ट हमारा टॉपिक होगा वाष्प। ये 3 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है एटमॉस्फेयर में? नाइट्रोजन की मात्रा है 78%। कितना है? 78.1% इसकी मात्रा है, इसका अमाउंट है। ये क्या है? ये है इसका अमाउंट। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे, इससे आप एक बात स्पष्ट हो गई कि वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है। ये गैस वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है। क्लियर है? पहला पॉइंट। इसके अलावा आप देखोगे जितनी गैस हम लोगों ने इनहेल की थी नाइट्रोजन, उतनी ही गैस लगभग बाहर आई। तो इससे एक बात ये भी स्पष्ट हो गई कि ये जो गैस है ये श्वसन में पार्टिसिपेट नहीं करती, या आप ये कह लो कि श्वसन में भाग नहीं लेती है। नाइट्रोजन गैस श्वसन में भाग नहीं लेती है। क्लियर है? एक पॉइंट आप और देखोगे, जैसे सपोज कर लो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और इधर से हवा चल रही है, हवा मुझे लग रही, मैं महसूस कर पा रहा हूँ, इधर से हवा चल रही, मैं महसूस कर रहा हूँ। जब फैन चलता है हवा आप महसूस करते हैं। जनरली हवाएं चलती क्यों हैं? जब आप देखोगे एयर प्रेशर में डिफरेंस होगा, या अगर वायु दाब में अंतर है। किसमें? अगर वायु दाब में अंतर है तो इससे क्या करोगे आप देखोगे कि जो हवाएं हैं इनकी मूवमेंट होगी, और हमेशा लो प्रेशर हवा जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गति करेगी। ठीक है, हमें हवा किस तरफ से किस तरफ गति करेगी? हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गति करेगी। और नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी की वजह से ही वायुदाब महसूस कर पाते हैं। ठीक है, वायुदाब
महसूस कराने में सहायक, वायुदाब महसूस कराने में सहायक, अर्थात इस गैस की वजह से ही आप वायुदाब को महसूस कर पाते हैं। क्लियर है? तो ये तो बात रही किसकी, ये बात रही नाइट्रोजन की। अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन की, इसकी बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो अगला पॉइंट होगा आपका ऑक्सीजन। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ऑक्सीजन का कितना अमाउंट पाया जाता है, और जब अमाउंट की मैं बात करता हूं तो हम देखते हैं कि 20.9% अमाउंट पाया जाता है। क्लियर है? अगला पॉइंट क्या है भाई, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो अगला पॉइंट आप क्या लिखोगे कि श्वसन में प्रतिभाग करती है, श्वसन में भाग लेती है। जो ऑक्सीजन गैस है ये श्वसन में भाग लेती है। क्लियर है? इसके अलावा आप देखोगे जब कोई भी वस्तु जलती है तो जलने के लिए किसकी आवश्यकता है, जब कोई भी वस्तु जलती है तो उस वस्तु के जलने के लिए आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की। किसकी आवश्यकता है? ऑक्सीजन की। तो इसके आधार पर मैं ये भी कह सकता हूं कि ऑक्सीजन किसी भी वस्तु के जलने में सहायक होती है। क्या नोट करोगे आप? किसी भी वस्तु के जलने में सहायक, किसी भी वस्तु के जलने में सहायक, या आप ये कह लो कि जलने में सहायक होती है, जलने में सहायक होती है। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीजन को ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को ही हम कहते हैं जीवनदायिनी गैस। इसको क्या कहा जाता है? जीवनदायिनी गैस कहा जाता है। क्लियर है? ऑक्सीजन को ही हम क्या कहते हैं? जीवनदायिनी गैस कहते हैं। आई होप क्लियर है और चीजें आपको समझ में आई होंगी। आप एक काम करेंगे कि नोट्स बनाने के लिए आप चीजों को नोट करते हुए चलेंगे ताकि आपको कोई डाउट ना हो या कोई समस्या ना हो। इसके अलावा हम लोग थर्ड गैस पढ़ेंगे जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। अब हम लोग देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला हमने क्या देखा? नाइट्रोजन देखा, देन हमने देखा ऑक्सीजन, और अब हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। किसे देखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा एक गैस कम मात्रा में पाई जाती है, जरा हम इसे भी देख लेते हैं, जिसको आप कहते हैं आर्गन। क्या कहते हैं? आर्गन, आर्गन गैस। इसकी मात्रा कितनी है? अमाउंट की अगर मैं बात करूंगा तो इसका अमाउंट कितना पाया जाता है भाई? इसका अमाउंट है 0.94%। कितना है? 0.94%। अगर एग्जाम में कभी भी आपसे पूछा जाता है कि आर्गन कितनी पाई जाती है वायुमंडल में, तो आपका आंसर क्या होगा कि 0.94% पाई जाती है। क्लियर है? इसके अलावा आप देखोगे भाई ये ऐसी गैस है जो किसी भी गैस के साथ रिएक्ट ही नहीं करती, अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि ये अक्रिय गैस है। कैसी गैस है? ये अक्रिय गैस है, अर्थात आर्गन कैसी गैस है? अक्रिय गैस है। क्लियर है? अब हम लोग जरा बात करते हैं CO2 की। किसकी बात करते हैं? CO2, या जिसको आप कहते हो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहते हो? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? ये कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके विषय में आप देखोगे सबसे पहला इसका जो यूज है वो किसमें है? वो यूज आप देखोगे प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाली गैस, प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाली गैस। क्लियर है? इस गैस का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण में किया जाता है। अब इसके अगर अमाउंट की बात कर ली जाए कि इसका अमाउंट कितना है, इसकी मात्रा कितनी है, तो अमाउंट में आप क्या नोट करोगे? आप नोट करोगे कि इसका जो अमाउंट है वो 0.03% है। कितना है? 0.03%। क्लियर है? आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। कार्बन का अमाउंट कितना है? 0.03% है। इसके अलावा आप देखोगे कि ये कैसी गैस है भाई? ये ऐसी गैस है ना जिसका भार ज्यादा होता है, अर्थात आप ये कह सकते हो कि ये भारी गैस है। कैसी गैस है? ये भारी गैस है। कैसी गैस है? भारी गैस है। और भारी गैस के अलावा इस गैस को हम क्या कहते हैं? इस गैस को हम कहते हैं, ठीक है, इस गैस को हम कहते हैं हरित गैस या हरित गृह वाली गैस। हरित गृह गैस क्या कहते हैं? हरित गृह गैस कहते हैं। और हरित गृह की वजह से आप देखोगे जब ये हरित गृह में मदद करेगी या हरित गृह में जाकर के एक लेयर फॉर्म करेगी, उस लेयर की वजह से एक समस्या उत्पन्न होती है जिसको आप कहते हो वैश्विक तापन। क्या कहते हो? वैश्विक तापन। या इस वैश्विक तापन को मैं ऐसे कह सकता हूं, इसी का नाम है ग्लोबल वार्मिंग। अब आपको आई थिंक क्लियर समझ में आया होगा क्योंकि ये ट्रेंडिंग में रहता है ग्लोबल वार्मिंग। अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जरा मैं इसकी बात कर लूं। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये क्या है? ये पर्यावरणीय समस्या है। ये कैसी समस्या है भाई? ये एक पर्यावरणीय
समस्या है। कैसी समस्या है? पर्यावरणीय समस्या है। अब आपको ये समझ में आ गया कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। जरा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम लोग थोड़ी सी डिटेलिंग कर लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअल में कहते किसे हैं, और समझ लेते हैं कि किस तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हरित गृह गैसें क्लियर बनाती है, जिसकी वजह से वैश्विक तापन होता है, अर्थात पूरे विश्व के तापमान में वृद्धि होती है। या पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो औसत तापमान बढ़ जाता है, और बढ़ता कैसे, वो जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्लियर है? तो ग्लोबल वार्मिंग को जरा हम देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअल में है क्या। और ग्लोबल वार्मिंग को आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे सपोज कर लो कि ये क्या है? ये है सूर्य। ये क्या है? ये सूर्य है, और ये आपका विलय है, अर्थात ये क्या है? ठीक है, ये जनरली आप ये सब कह लो कि ये आपका घर है। ठीक है, ये क्या है? ये आपका घर है जहां पर आप रह रहे हैं। अब सूर्य की किरणें, जो सूर्य की किरणें हैं ये आकर के सीधे इस विला पर पड़ रही हैं। ठीक है, यहां पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। अब आप बताएं, दो स्थितियां हम लोग लेते हैं, एक डे की सिचुएशन और दूसरी नाइट की सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन कैसी है? नाइट की सिचुएशन, अर्थात रात की सिचुएशन। अब देखो दिन के समय में क्या होगा, ये जो छत है ये क्या करता है? जो छत है ये सौर विकिरण को ऑब्जर्व करता है, या आप ये कह लो कि तापमान को ऑब्जर्व करता है, तापमान का अवशोषण। ये क्या करेगा? तापमान का अवशोषण करेगा। या आप ये कह लो कि सौर विकिरण का अवशोषण। किसका अवशोषण? सौर विकिरण का अवशोषण करता है। ये क्या करेगा? सौर विकिरण का अवशोषण करेगा। और जब ये छतें सौर विकिरण का अवशोषण करेंगी तो परिणाम स्वरूप क्या होगा? ये जो छतें हैं ये छतें कैसी हो जाएंगी? ये छतें गर्म हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? गर्म हो जाएंगी। आप देखो इनका तापमान कैसा होगा? ठीक है, इसका तापमान कैसा होगा? तापमान अधिक होगा। कैसा होगा? अधिक होगा। क्लियर है? दिन के समय में तापमान कैसा होगा? अधिक होगा। अब सेम अगर मैं रात की बात करूंगा तो आप देखो कि दिन के समय में जो सूर्य से लाइट हमें प्राप्त हुई, जो सूर्य से हमें प्रकाश प्राप्त हुआ, उस प्रकाश को, उस लाइट को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सोलर रेडिएशन, या इसको हम कहते हैं एसआर, सोलर रेडिएशन। क्या कहते हैं? सोलर रेडिएशन। अब रात की स्थिति देखें कि जब रात का समय होगा तो रात के समय में क्या होगा? ये जो छत है ये रिलीज करेगा टेम्परेचर। ये क्या करेगा? टेम्परेचर को रिलीज करेगा। या आप ये कह लो टेम्परेचर को रिलीज क्या करेगा? रिलीज करेगा। ठीक है, ये टेम्परेचर को रिलीज करेगा, और परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जो तापमान है वो ठंडा होगा, जो तापमान है वो कम होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि रात के समय में तापमान कम होता है, दिन के समय में तापमान ज्यादा होता है। अब समस्या कहाँ उत्पन्न होती है? जरा उस समस्या पर है, उस समस्या पर भी हम ध्यान देंगे। और साथ में आप ये समझोगे कि रात के समय में जो तापमान पृथ्वी छोड़ती है उस तापमान के छोड़ने की प्रक्रिया, या जो टेम्परेचर रिलीज करती है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, या इसको हम कहते हैं पार्थिव विकिरण। क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण। तो दो पॉइंट आपको यहाँ और भी समझने हैं कि जो सूर्य तापमान, सूर्य की किरणों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है या जो ऊष्मा हमें प्राप्त होती है उस ऊष्मा को हम लोग क्या कहते हैं? सोलर रेडिएशन, अर्थात जिसको आप कह सकते हैं सौर विकिरण। क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं सौर विकिरण। और दूसरा आप क्या देखेंगे? दूसरा पृथ्वी जो तापमान रिलीज करती है रात के समय उसको हम कहते हैं पार्थिव विकिरण। अब समस्या क्या होता है कि आप देखो कि मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये कुछ गैसेस आती हैं, कुछ गैसेस आती हैं, ये क्या करती हैं? ये एक लेयर बना लेती हैं। जैसे सपोज कर लो इन गैसेस ने क्या किया, यहाँ पर एक परत बना ली। क्या बना ली? एक लेयर बना ली। ठीक है, जैसे आप देखोगे इसमें CO2 हो गया, ठीक है, CFC हो गया, ठीक है, इसके अलावा मेथेन गैस हो गई। अब ये गैसें क्या करती हैं? ये एक परत का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? एक परत का निर्माण। ये किसका निर्माण करेंगी भाई? ये एक परत का निर्माण करेंगी। और ये परत क्या करती है? ये पार्थिव विकिरण को कमजोर कर देती है। ये क्या करती है? ठीक है, पार्थिव विकिरण को कमजोर कर देती है। ये परत पार्थिव विकिरण को कमजोर कर देती है। और जब ये पार्थिव विकिरण को कमजोर करेगी, ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे आप देखोगे कि जो पृथ्वी का औसत तापमान है वो बढ़ता चला जाएगा। कैसे? जैसे सपोज कर लो कि जिस तापमान को जाना था बाहर
वो टेम्परेचर बाहर रिलीज ही नहीं होगा, मतलब टेम्परेचर यही रह जाएगा। तो जो औसत तापमान है, ठीक है, यहाँ आप नोट करेंगे, इससे परिणाम स्वरूप क्या होगा, ठीक है, परिणाम इसका क्या होगा कि पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि, परिणाम क्या होगा, ठीक है, आप देखोगे पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि, पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि। और जब पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होगी इन गैसेस के लेयर्स की वजह से, तो इन्हीं को हम क्या कहेंगे, इन्हीं गैसेस को हम लोग कहते हैं, ठीक है, इसी प्रक्रिया को पूरी हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहलाती है, ग्लोबल वार्मिंग, या ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है, जिसको आप कहते हैं वैश्विक तापन। क्या कहते हैं, वैश्विक तापन। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। अब देखो, आप इससे क्वेश्चन से भी आते हैं, जैसे क्वेश्चन आया भी हुई है ना कि सूर्य से जो प्राप्त होने वाली उष्मा है उसको क्या कहते हैं, सौर विकिरण कहते हैं या सूर्यातप कहते हैं। दूसरा आप देखोगे पृथ्वी जो टेम्परेचर रिलीज करती है उसे क्या कहते हैं, उसे पार्थिव विकिरण कहते हैं। इसके अलावा CO2 हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, मेथेन, ये कुछ गैसेस से ये मिलकर के एक परत बनाती है। जैसे ये परत आप देख पा रहे होंगे, ये क्या करती है, पार्थिव विकिरण को रोक देती है। ये और कुछ नहीं करती, पार्थिव विकिरण को रोक देती है। और जब ये पार्थिव विकिरण को रोकेगी तो यही प्रक्रिया, ठीक है, यही प्रक्रिया ग्लोबल वार्मिंग कहलाएगी। और इसी प्रक्रिया के तहत पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो बढ़ता चला जाएगा। वो क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग नोट करते हैं, ठीक है। और आप देखोगे इसके अलावा ही जैसे जनरली जो हम लोग पढ़ते हैं कॉस्मोस, जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग एक पॉइंट और भी देखेंगे, एक पॉइंट का मैं जिक्र करूंगा, दो ग्रहों का नाम लूंगा। जैसे आप देखेंगे बुध, पहला बुध और दूसरा आप देखोगे शुक्र। पहला क्या है, ठीक है, जो पहला ग्रह है वो बुध है और दूसरा आप देखोगे क्या है, शुक्र है। बुध की विशेषता क्या है और शुक्र की विशेषता क्या है। जब बुध के विषय में आप पढ़ते हो तो आप क्या देखते हो कि दिन के समय में, अगर मैं डे की बात करूंगा, ठीक है, पहली सिचुएशन हम डे की लेते हैं। डे के समय में क्या होगा, आप देखोगे जो सोलर रेडिएशन है वो सोलर रेडिएशन कैसा होगा, बहुत हाई होगा। कैसा होगा, हाई होगा। और चूंकि जो बुध की विशेषता एक ये भी है कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है। और एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से दिन के समय में सोलर रेडिएशन बहुत तेज होता है। जैसे एटमॉस्फेयर क्या करता है, ये कुछ गैसेस को ऑब्जॉर्ब करता है। ये क्या करता है, कुछ गैसेस को ऑब्जॉर्ब करता है और कुछ गैसेस को रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस कर देता है, जिसकी वजह से तापमान लेवल में रहता है, तापमान संतुलित रहता है। अगर बुध ग्रह पर एटमॉस्फेयर नहीं है तो इससे सोलर रेडिएशन कैसा होगा, सोलर रेडिएशन बहुत हाई होगा। कैसा होगा, हाई। और आप देखोगे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जैसे डे के समय में तो क्या होता है, सोलर रेडिएशन हाई होता है। ऐसे में अगर रात के समय में बात करूं, किसकी बात करूं, नाइट टाइम की बात करूं, तो नाइट में आप क्या देखोगे कि नाइट टाइम में जो है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होगा। क्या होगा, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी हाई होगा। अब इससे एक बात आपको ये भी समझ में आ गई कि दिन के समय में, ठीक है, दिन के समय में तापमान कैसा होगा, दिन का समय तो अधिक तापमान, दिन का समय है तो तापमान कैसा है, अधिक तापमान, दिन का समय तो अधिक तापमान। और अगर यही समय रात का है तो रात के समय में क्या होगा, रात के समय में अधिक ठंड होगी। क्या होगी, अधिक ठंड। अर्थात आप देखोगे कि जो बुध ग्रह है इसकी रातें कैसी होती हैं, बुध ग्रह की जो रातें हैं ये बर्फीली होती हैं। कैसी होती हैं, बर्फीली, ठीक है। तो रात कैसी होती है, बर्फीली रात होती है। कैसी रात, बर्फीली। आप देखोगे कि रात का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, माइनस में चला जाता है, और दिन के समय में तापमान बहुत हाई रहता है। तो ये तो बात रही बुध ग्रह की। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है। वहां पर क्या नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। क्लियर है। अब मैं बात करूंगा शुक्र की बात करूंगा, शुक्र ग्रह की, कि इसकी विशेषता क्या है। जो शुक्र ग्रह है इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता आप देखोगे कि इसके पास वायुमंडल है अपना। क्या है, अपना वायुमंडल है, ठीक है, वायुमंडल है। लेकिन समस्या यह है ना कि इसके वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा किस गैस की है, ठीक है, सर्वाधिक मात्रा आप देखोगे CO2 की है। सर्वाधिक मात्रा किसकी है, सर्वाधिक मात्रा CO2 की है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की है।
और ये कैसी गैस है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके विषय में आपने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैस है। कैसी गैस है? भारी गैस है। और ये किसका निर्माण करती है भाई? ये हरित गृह का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? हरित गृह का निर्माण। अब आप बताओ, क्या ग्लोबल वार्मिंग वाला प्रोसेस होगा? क्या शुक्र ग्रह पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रोसेस होगा? हाँ, यहाँ पर तापमान आएगा, ठीक है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कैसा होगा? ये होगा। लेकिन अगर मैं बात कर लूं रात के समय में, ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर सोलर रेडिएशन होगा, ठीक है, सोलर रेडिएशन यहाँ पर होगा। लेकिन अगर मैं बात कर लूं रात के समय की, रात के समय की अगर मैं बात कर लूं, तो आप देखोगे जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो नहीं होगा। अर्थात आप ये कह लो, जैसे सपोज कर लो कि ये सूर्य है, ये क्या है? ये सूर्य है। और ये आप सपोज कर लो कि ये शुक्र ग्रह है। तो इसमें होगा क्या? यहाँ पर भी आप देखोगे एक लेयर बनी हुई है, चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड है तो एक लेयर टाइप का बना हुआ है इसके चारों तरफ, जिसमें से क्या है? जो सोलर रेडिएशन है वो तो हो रहा है, मतलब टेम्परेचर जा तो रहा है, टेम्परेचर सीधे जा रहा है, लेकिन जो तापमान वापिस आना चाहिए टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के द्वारा वो वापिस नहीं आ पा रहा है। मतलब ये टेम्परेचर घूम के यही रह जा रहा है, वापिस नहीं आ पा रहा है। और इसी की वजह से जो शुक्र ग्रह है, इसका तापमान कैसा होता है? इसका तापमान अधिक होता है। तापमान कैसा होता है? अधिक होता है। और जब हम सबसे गर्म ग्रह की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? गर्म ग्रह की बात करते हैं, तो आप देखो, आप क्या कहते हो कि ये कैसा ग्रह है? ये गर्म ग्रह है। कैसा ग्रह है? गर्म ग्रह है। अर्थात सबसे नजदीक में कौन सा ग्रह है? सबसे नजदीक में तो है बुध ग्रह, लेकिन सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। तो वो क्यों है? क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी किसकी है? CO2 की है, और इसीलिए ये सबसे गर्म ग्रह है। तो ये कौन सा ग्रह है? ये है भाई शुक्र। ये क्या है? ये है शुक्र। आई होप क्लियर होगा और आपको चीजें समझ भी आई होंगी। अगले पॉइंट की हम बात करेंगे। जैसे आप देखेंगे सारी गैसेस लगभग हो गए, लगभग जितनी भी गैसेस थी हम लोगों ने सारी गैसेस को कवर किया। जैसे हम लोगों ने जब वायुमंडल के संगठन की बात की तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले तो गैस है, इसके अलावा हमने देखा कि क्या है? जलवाष्प है। क्या है? जलवाष्प है। और जलवाष्प के अलावा क्या है? धूल कण। जलवाष्प के अलावा धूल कण विद्यमान है। कौन विद्यमान है? धूल कण। ठीक है, अब एक एक करके हम बात करेंगे। जैसे हम लोगों ने गैस के बारे में पढ़ा, जलवाष्प के बारे में अभी नहीं पढ़ा है और धूल कण के बारे में नहीं पढ़ा है। अगला हमारा पॉइंट है जलवाष्प। क्या है? जलवाष्प। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं जलवाष्प के स्रोत की। किसकी बात करते हैं? जलवाष्प के स्रोत की बात करते हैं। ठीक है, इसका स्रोत क्या है? जलवाष्प का स्रोत। तो जब स्रोत की बात करता हूं तो स्रोत में आप क्या देखोगे भाई? स्रोत में आप देखोगे कि जल के वाष्पीकरण से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? ठीक है, जल के वाष्पीकरण से प्राप्त होता है। पहला स्रोत है कि जल के वाष्पीकरण से प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरा आपने सुना होगा कि पत्तियों के जो स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, उनसे ये निकलता है और उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहते हैं। तो दूसरा आप देखोगे कि ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा भी हमें प्राप्त होता है। और पत्तियां क्या करती हैं? ठीक है, जो पौधों की पत्तियां हैं ये छोड़ती हैं, पत्तियां जलवाष्प छोड़ती हैं वायुमंडल में। क्लियर है? और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तीसरे अगर आप सोर्स की बात करोगे, तीसरा जो स्रोत है वह है ज्वालामुखी प्रक्रिया। वो क्या है? वो ज्वालामुखी प्रक्रिया है। ठीक है, ये प्रक्रिया क्या है? ज्वालामुखी प्रक्रिया। और आप देखोगे जो ज्वालामुखी की प्रक्रिया है, जब ये होती है तो इसमें से सर्वाधिक मात्रा में, ज्वालामुखी प्रक्रिया में क्या होगा? सर्वाधिक मात्रा में आपको क्या मिलता है? ठीक है, सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? जो सर्वाधिक मात्रा है वो होती है जलवाष्प की। सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? सर्वाधिक मात्रा जलवाष्प की होती है। किसकी? जलवाष्प की। क्लियर है? तो इसमें भी आप देखोगे सर्वाधिक मात्रा जलवाष्प की होती है। ये इसके रहे स्रोत। ये क्या है? ये इसके स्रोत हैं। इसके अलावा आप देखोगे, ठीक है, ये क्या करता है? ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव। ये आप देखोगे ग्रीन हाउस गैस में सम्मिलित है। ये किसमें सम्मिलित है? ग्रीन हाउस गैस में सम्मिलित है। और इसी की वजह से क्या होती है? इसके कारण भी क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग होती है। क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग। इसके अलावा आप देखोगे कि जो रेनफॉल है, वर्षा भी इसी की वजह से होती है।
या आप ये कह लो, ठीक है। अगर मैं इसके सहायक की बात करूंगा तो ये क्या है, ये वर्षा में सहायक है। ये किस में सहायक है, ये वर्षा में भी सहायक है। भाई जलवाष्प किस में सहायक है, वर्षा में सहायक है। तो ये जो मैं पढ़ रहा हूं ये क्या है, ये जलवाष्प के फंक्शंस हैं। ये क्या है, ये जलवाष्प के फंक्शंस हैं। क्लियर है। तो अगर मैं फंक्शंस की बात करूंगा तो फंक्शंस में आप ये देखेंगे कि ये सारे के सारे क्या हैं, जलवाष्प के फंक्शंस हैं। और जब वॉल्केनिज्म होगा, जैसे जलवाष्प हमें कहां से मिलता है, वॉल्केनिज्म से मिलता है। जब हम लोगों ने एटमॉस्फेयर के फॉर्मेशन की बात की तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले क्या हुआ, वॉल्केनिज्म की प्रक्रिया हुई। और सबसे पहले जलवाष्प कहां से आया, ज्वालामुखी से आया। किससे आया, ज्वालामुखी से। ठीक है। तो जलवाष्प हमें मिला कहां से, ज्वालामुखी से मिला। और जब ज्वालामुखी की प्रक्रिया होती है तो इस प्रक्रिया में कितने परसेंट जलवाष्प होता है, लगभग 85% जलवाष्प होता है। जलवाष्प के अलावा क्या होते हैं, ठीक है, जलवाष्प के अलावा आप देखोगे इसमें आपको मिलेंगे धूलकण। क्या मिलते हैं, धूलकण मिलते हैं। ठीक है, इसमें धूलकण मिलते हैं। और धूलकण के अलावा आप देखोगे मैग्मा, कुछ चट्टाने जो हैं पिघल जाती हैं, वो भी निकलती हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में जब पृथ्वी की स्टेज 2 आई तो उसमें क्या हुआ, ये सारा, ठीक है, ये सारे बाहर आए। और जब बाहर आए तो यही जलवाष्प लो टेम्परेचर होने की वजह से कन्वर्ट हो गया वाटर ड्रॉप्स में, या आप यूं कह लो कि ये जल की बूंदों में बदल गया और इसकी वजह से रेनफॉल हुई। और जब रेनफॉल हुई तभी पृथ्वी पर पानी की अवेलेबिलिटी हुई और तभी पृथ्वी पर पानी आया। क्लियर है। अब जरा जलवाष्प के हम लोग फंक्शंस की बात करते हैं। जैसे अगर कोई आपसे पूछता है कि जलवाष्प का काम क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, क्लियर, तो इसके फंक्शंस को जरा हम लोग देखेंगे। उससे पहले आप ये समझ लो कि ये पाया कहाँ जाता है। जैसे जलवाष्प की जब मैं बात करूंगा, ठीक है, तो जलवाष्प आप देखोगे ये सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है, जलवाष्प। दो स्थितियां हैं, एक आप देखोगे सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है और दूसरा आप देखोगे कम, सबसे कम। ठीक है, तो अगर सर्वाधिक मात्रा की मैं बात करूंगा तो सर्वाधिक मात्रा में आप क्या देखोगे, भाई ये बताओ, अगर मैंने जलवाष्प के स्रोत की बात की, जब मैंने इसके सोर्स देखे तो सोर्स में क्या देखा कि जल के वाष्पीकरण से प्राप्त होता है। मैक्सिमम जो अमाउंट है जलवाष्प का वो किससे प्राप्त होता है, जल के वाष्पीकरण से प्राप्त होता है। अब अगर जल के वाष्पीकरण से प्राप्त होता है तो जल का वाष्पीकरण कब होगा, जब तापमान अधिक होगा। अगर तापमान अधिक है तो जल का वाष्पीकरण होगा। और तापमान अधिक कहां होता है, जब आप इक्वेटर के पास जाओगे तो तापमान आपको अधिक मिलेगा। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि भूमध्य रेखा के पास तापमान अधिक होता है। कहां, ठीक है, भूमध्य रेखा के पास, भूमध्य रेखा के पास अधिक तापमान, भूमध्य रेखा के पास तापमान कैसा होता है, अधिक होता है। और इसीलिए आप कह लो कि जलवाष्प अधिक होता है। जलवाष्प कैसा होता है, अधिक होता है। कितने डिग्री के पास, 0 डिग्री के पास। कहां बेटा, 0 डिग्री के पास। क्लियर है। अब ऐसे ही आप देखोगे सबसे कम की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे कम ये कहां पाया जाता है, ध्रुवों पर। कहां, ध्रुवों पर। ध्रुवों पर क्यों पाया जाता है, ध्रुवों पर आप देखोगे 90 डिग्री के पास पाया जाता है। ध्रुवों पर क्यों, क्योंकि यहाँ का जो तापमान है वो कैसा होता है भाई, यहाँ का तापमान कम होता है और कम होने की वजह से जल का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। अब अगर इसे इसके फंक्शंस की बात कर ली जाए, किसकी बात कर ली जाए, फंक्शंस की, जरा मैं इसे इरेज करता हूं और हम लोग फंक्शंस की बात करते हैं कि इसके फंक्शन क्या क्या हैं। इसे सपोज कर लो आप कि ये क्या है भाई, ये है सूर्य। ये क्या है, ये सूर्य है। और ये आप देखोगे ये वाटर एरिया है। ये क्या है, ये वाटर एरिया है। और इधर आप देखोगे ये लैंड सरफेस है, या आप ये कह लो ये सतह है। ये क्या है, ये सतह। और ये जलीय भाग, ये कैसा है, जलीय भाग है। अब तापमान अधिक होगा तो इससे क्या होगा, जल का वाष्पीकरण होगा। इससे क्या होगा कि जल का वाष्पीकरण होगा। और जब जल का वाष्पीकरण होगा तो ये छोटे छोटे बूंदों के रूप में ऐसे विद्यमान हो जाएगा। ये ऐसे यहाँ पर उपलब्ध होगा। ठीक है, और हवाएं क्या करती हैं, आप देखोगे हवाओं में संवहन होता है और ये हवाएं क्या करती हैं, ये हवाएं इसे लेकर के ऊपर चली जाती हैं। जो हवाएं ये क्या करती हैं, इसे लेकर के ऊपर चली जाती हैं। इधर मैं पेड़ पौधों को भी बना देता हूं। ये हवाएं क्या करती हैं, इसे लेकर के ऊपर चली जाती हैं, ऊपर चली जाएंगी। अब ऊपर जब ये जाएगा तो ऊपर देखोगे आप, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कंडेंसेशन होगा अर्थात क्लाउड फॉर्मेशन होगा या क्लाउड जेनेसिस होगा। यहाँ पर क्या होगा, क्लाउड जेनेसिस, या आप ये कह लो कि बादल का बनना। क्या होगा, बादल का बनना, अर्थात यहाँ पर बादल बनेगा। ठीक है, और बादल बनेगा, बादल बनने के पश्चात क्या होगा, संघनन होगा। देन आप देखोगे क्या होगा, संघनन होगा। और संघनन में क्या होगा, ठीक है,
जलवाष्प का जल की बूंदों में परिवर्तन। इसमें क्या होता है, जलवाष्प का जल की बूंदों में परिवर्तन, जल की बूंदों में परिवर्तन। और जब जलवाष्प का जल की बूंदों में परिवर्तन होगा तो फलस्वरूप क्या होगी, फलस्वरूप वर्षा होगी। क्या होगी, वर्षा होगी, या जिसको आप वर्षण कहते हो, क्या कहते हो, प्रिसिपिटेशन कहते हो, प्रिसिपिटेशन होगी। क्लियर है। तो परिणाम स्वरूप आप देखोगे क्या होगा भाई, इस क्षेत्र में होगी रेनफॉल, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर होगी वर्षा, रेनफॉल होगी, वर्षा। तो ये आपने देखा, ये क्या है, जलवाष्प का फंक्शन है। पहला फंक्शन ये है कि जलवाष्प की वजह से ही वर्षा होती है। जब ये ऊपर जाता है तो क्लाउड जेनेसिस होता है, बादल बनता है और फिर वर्षा होती है। दूसरा आप देखोगे कि जो सूर्य से आने वाली उष्मा है, जो सूर्य से आने वाली उष्मा है, ये क्या करता है, जैसे सपोज कर लो कि सूर्य से ये तापमान आ रहा है, तो ये इस जलवाष्प से टकरा करके ऐसे वापस चला जाता है। जैसे इधर आ रहा है तो ये क्या करेगा, टकरा करके वापस चला जाएगा, ये आएगा तो टकरा करके वापस चला जाएगा। और जो पृथ्वी से निकलने वाला, जो पृथ्वी से निकलने वाला तापमान है, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, जो उष्मा पृथ्वी छोड़ती है, रिलीज करती है जो एनर्जी, वो एनर्जी भी जब इससे टकराएगी तो ऐसे क्या करेगी, वापस चली आएगी। क्या करेगी, वापस चली आएगी टकरा करके। ठीक है। तो आप दूसरा क्या देखोगे, इसका ड्रॉबैक जो है वो ये है कि इसकी वजह से एक लेयर बन जाती है, एक लेयर बन जाती है, और लेयर की वजह से क्या हो जाता है, वैश्विक तापमान। क्या हो जाता है, वैश्विक तापन। तो इसमें भी इसका कंट्रीब्यूशन है, ये जो जलवाष्प है इसका कंट्रीब्यूशन वैश्विक तापन में भी है। क्लियर है। आई होप क्लियर होगा और चीजें समझ में आई होंगी। अब इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट लगता है और ऐसा लगता है कि कोई पॉइंट छूट गया है तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी बिंदुओं को इंक्लूड करूं और आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट इसमें ना रह जाए। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, ये हम लोगों ने देखा जलवाष्प और जलवाष्प के फंक्शंस, कि जलवाष्प किस तरीके से काम करता है। और अभी मैं बात करूंगा जो लास्ट पॉइंट है हमारा, वो है धूल के कण। ठीक है, वो धूल कण है। तो धूल कण जो है इनका एटमॉस्फेयर में ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। इन्हीं को आप क्या कहते हो, इन्हीं को आप कहते हो कि ये क्या होते हैं, जनरली ये होते हैं आर्द्रताग्राही केंद्र। ये क्या होते हैं, आर्द्रताग्राही केंद्र, आर्द्रताग्राही केंद्र। जैसे सपोज कर लो कि हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने एक फिगर देखा था, इसमें हम लोगों ने देखा कि ये जो जलवाष्प है हवाएं इसको ऊपर लेकर के जाती हैं और यहाँ पर एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स अवेलेबल है। मैं रेड कलर से डस्ट पार्टिकल्स को शो कर रहा हूँ। ये क्या है, ये डस्ट पार्टिकल्स हैं। अब ये क्या करते हैं, ये अपने चारों तरफ वेपर को अट्रैक्ट करते हैं, और जब वेपर अट्रैक्ट होगा तो इससे होगा क्लाउड जेनेसिस। क्या बनेगा, बादल बनेगा। और टेम्परेचर कम होने की वजह से ये जो जलवाष्प है ये जल की बूंदों में बदलेगा। तो आप देखोगे ये आर्द्रताग्राही केंद्र होते हैं और ये मदद किसमें करते हैं, इसी की वजह से बादल बनना। किसमें मदद करेंगे, बादल के बनने में, या इसी की वजह से बादल बनता है। क्लियर है। आप देखोगे आर्द्रताग्राही केंद्र होने की वजह से क्या बनता है, बादल बनता है। इसके अलावा अगर मैं किसी वस्तु को देख पाता हूं तो ये क्यों देख पाता हूं, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। सपोज कर लो कि आप रूम में हैं, आप कहाँ हैं, आप रूम में हैं और सूर्य की किरणें बाहर पड़ रही हैं, लेकिन फिर भी आप वस्तुओं को देख पा रहे हो। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या है, एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स अवेलेबल हैं। तो इनके विषय में आप एक बात और लिखोगे कि ये क्या करते हैं, प्रकाश को फैलाते हैं, अर्थात प्रकाश के फैलाने में इनका योगदान होता है, प्रकाश को फैलाना। क्लियर है। तो ये दो काम है किसके, ये दो काम है धूल के कणों के। किसके, धूल के कणों के। क्लियर है। तो ये आज का रहा हमारा टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जलवायु का संगठन हुआ है और जलवायु के संगठन में कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं। जैसे हमने क्या देखा कि संगठन में भाई क्या था, संगठन में थी गैसेस, और गैस के अलावा क्या था, गैस के अलावा था जलवाष्प। जलवाष्प क्या है, कहां से आता है, इसके फंक्शंस क्या हैं, ग्लोबल वार्मिंग में ये सम्मिलित होता है या नहीं होता है। और जलवाष्प के अलावा थे धूल कण। ये तीनों के तीनों मिल करके क्या करते हैं, ये तीनों के तीनों मिल करके निर्माण करते हैं वायुमंडल का। किसका निर्माण करते हैं, वायुमंडल का निर्माण करते हैं। क्लियर है। अब आपने पढ़ा वायुमंडल के संगठन, वायुमंडल का इंट्रोडक्शन। अब आप जा करके काम करें कि क्वेश्चंस को बनाएं, सॉल्व करें। और अगर क्लासेस आपको समझ में आ रही है तो आप एक बार कमेंट करें, जरूर बताएं, क्लासेस को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप हमारी संस्था से जुड़े रहिए और हमारी संस्था आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। धन्यवाद। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो इसी से रिलेटेड होगा और उसमें हम डिस्कस करेंगे वायुमंडल की परतें। और आप ये मान के चलो कि ये लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है, लास्ट क्लास होगी इस टॉपिक की, वायुमंडल की। और इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।